चलेंगे, थोड़ा सा हम दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाते हैं और शुरू में बोर नहीं होना, हमें एंजॉय करना है प्रोग्रामिंग को, तो इसलिए साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो आज ओके शुरू सर। करते हैं सीएलआर से। सीएलआर क्या चीज होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो जो भी पीछे इसको सब मैनेज कर रहा है, जब भी आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तो पीछे से जो भी मैनेज कर रहा है वो सारा काम बेसिकली हैंडल करता है सीएलआर। सीएलआर क्या है, जब तक आपने अपने कोड को रन नहीं किया है तब तक ये सोता रहता है, इसका कोई काम नहीं है। इसका काम स्टार्ट होगा एज सुन एज यू रन द प्रोग्राम, और जैसे ही आप रन करोगे प्रोग्राम, ये नींद से उठ जाता है, कहता है अच्छा किसी ने रन कर दिया प्रोग्राम, चलो 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 अब हमारा काम चालू। तो जो मैं कह रहा था ना कि रिसोर्स लेके आने पड़ते हैं सब कुछ एप्लीकेशन को चलाने के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन दिखे। देखो, जो आप तो यूं रन करके बैठ जाओगे चुपचाप, आपको तो ये काली स्क्रीन दिख गई, लेकिन एक काली स्क्रीन जिसको मैंने कल बताया था कंसोल है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ओपन की गई है। तो जो दिख रहा है आपको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिख रहा है। तो अब ये तो सी शार्प लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो बाइनरी समझता है। तो कन्वर्जन, मैंने कहा कि डॉटनेट अपने आप कन्वर्ट कर देता है, तो कौन है जो ये कन्वर्ट करने का काम करता है डॉटनेट के लिए, तो वो सीएलआर है। बहुत सारे टास्क हैं इसके, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये। पहला टास्क क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन डॉटनेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? जैसे बताया था कि भाई अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए अलग सीएलआर की जरूरत पड़ेगी, अगर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए अलग सीएलआर की जरूरत पड़ेगी। और ये डाउनलोड कैसे हो जाता है, मतलब कैसे ये है कहां पे, तो बेसिकली जब आप, नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हो तो दो चीज डाउनलोड होती हैं। एक तो फ्रेमवर्क का, कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फ्रेमवर्क हाँ लाइब्रेरीज, जी। जो कि डॉटनेट का अपना बनाया बनाया कोड है, कि आपको ज्यादा कोड नहीं करना, कह रहा है सब कुछ हमने संभाल के दे दिया है आपको, आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर कोड करो, बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है वो सब हमने कोड कर दी है, डॉटनेट वालों ने बोला। तो वो सब फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज के अंदर कोड लिखा हुआ है। और दूसरा क्या होता है, सीएलआर, दूसरा यही चीज होता है जो डाउनलोड होता है। तो ये क्या करता है, इसका काम है कि भाई जैसे ही आप रन करोगे ये जाग जाएगा, जब तक रन नहीं करोगे इसका कोई काम नहीं होगा, जब रन करोगे तो ये काम जाग जाएगा और आपको हर चीज दिखाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि रिसोर्स लेके आता है, रिसोर्स का क्या मतलब है, रिसोर्स का मतलब ये समझो कि जैसे अब यहां पे खोलते हैं अपनी कोई वेबसाइट ना, तो यहाँ पे ये जो कलर वलर दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो साथ में एक कलर के लिए भी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, कलर पैलेट्स के लिए। तो ये सब जो भी दिखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है, आपको हमेशा याद रखना है, जो भी यूआई पे दिख रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है। और ये कलर वलर कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था तो एक कलर के लिए कलर का पूरा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया था, जो आपको कलर को देखने में काम आता है। ठीक उसी तरह प्रकार से फोंट अलग अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि जब आपने फोंट डाउनलोड किया, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था तो आपको फोंट भी डाउनलोड हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप जो हाँ जी यूआई सर। पे देख पाते हो अपने कंप्यूटर में कि भाई इस तरह का कलर, जैसे यहाँ पे लाल कलर देख पा रहे हो या व्हाइट कलर देख पा रहे हो, इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हुए कलर का वो पैलेट आ गया था। तो आ तो गया था, लेकिन सीएलआर उठा के लेके आता है कि भाई आ तो गया है कलर, लेकिन मान लो मैंने अपने कोड में लिख दिया कि भाई एक मेरा पेज है, इसको बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दो, तो सीएलआर ने पढ़ा अच्छा बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को रेड कलर की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाएगा और जहां पे रिसोर्स पड़ा होगा रेड कलर वाला,
जो डाउनलोड हुआ था उसको उठा के लेके आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा, कहेगा ले भाई तेरे लिए मैं ले आया, मैंने रेड कलर बोला है ना, इसको तुझे रेड कलर करना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। ठीक है, तो सेकंड काम क्या हो गया? इट मैनेजेस रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इस सब इन सारे काम को क्या करते कहते हैं कि रन टाइम इन्वायरमेंट को मैनेज करता है, कि कैसे रन टाइम इन्वायरमेंट आपका सेट होगा। एक और काम देख लेते हैं इसका। अच्छा, आपको रैम पता है क्या होता है? रैम और हार्ड डिस्क की पता है क्या होती है? हाँ जी सर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट। अगर आपने मेरा पहला वाला वो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था ये कि रैम क्या होता है जी भाई, सर। कि जो भी चीज रन हो रही होती है, जो भी चीज आपकी स्क्रीन पे रन होती है, उसे रैम पे मेमोरी मिलती है। और जब इसी चीज को कहीं सेव कर दोगे, कि जो और रैम क्या होता है, अभी मैं बंद कर दूंगा तो रैम से मेमोरी गायब हो जाती है। जो चीज रन हो रही होती है उसे रैम पे मेमोरी मिलती है, जैसे ही मैं बंद कर दूंगा रैम से मेमोरी गायब। तो उसी प्रकार से अगर मैंने ये रन किया तो इसको पूरी रैम पे मेमोरी मिल गई होगी। अब बंद कर दूंगा, रैम से मेमोरी गायब। तो रैम टेम्पररी मेमोरी होती है, और हार्ड डिस्क या फिर रोम, रोम बोलते हैं, वो क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है, कि इसको अगर कहीं सेव करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है। क्लियर है? हाँ अब जी सर। देखो, अब देखो क्या होता है। ये क्यों कर रहा हूं? ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेंट। अब देखना एक काम बड़ा ध्यान से। अब मैंने कहा सब कुछ रैम पे ही रन होता है, तो एक सेकंड में होल्ड करना। चलो ठीक है, मैंने कहा कि हर चीज रैम पे मेमोरी मिलती है, जो भी रन हो रहा होता है कोड। तो रैम पे मिलने का मतलब क्या है? कि मान लो मेरे कंप्यूटर की जितनी भी रैम है, ज्यादातर आपको देखोगे रैम कम होगी और हार्ड डिस्क ज्यादा बड़ी होगी। रैम होगी 4 GB, किसी की 8 GB होगी, किसी की 16 GB होगी। हार्ड डिस्क 256 हो जाती है, 512 हो जाती है, 1 TB 2 TB जितनी आप लेना चाहो। तो हार्ड डिस्क हमेशा ज्यादा होगी। तो अब मान लो मेरे कंप्यूटर में रैम है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंप्यूटर में रैम है फॉर एग्जाम्पल 4 GB। 4 GB, ठीक है। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसको मैं रन कर रहा हूं, वो है 10 GB का। जो मेरा सॉफ्टवेयर, मैंने मान लो ये प्रोग्राम बना दिया, ये पूरा मैंने अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया। अब इसको रन किया, और ये जो पूरा रन किया था ये था 10 GB का। इस सिनेरियो में क्या 10 GB का कोड 4 GB के ऊपर रन हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई जब तक आपको मेमोरी नहीं मिलेगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके एक घर में, मतलब इतना ही स्पेस है कि 4 लोग खड़े हो पाए, एक घर में नहीं, एक जगह पे मान लो, उसमें मैंने 8 लोग खड़े कर दिए तो हो ही नहीं पाएंगे ना, एक के ऊपर एक आना पड़ेगा। बट मेमोरी में एक के ऊपर एक नहीं हो सकता, कि एक के ऊपर एक रख देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। वो जितनी मेमोरी है उतना ही हो सकता है। तो जनरली नहीं हो पाएगा ये, लेकिन फिर भी चलती हैं। फिर भी अगर बड़ा कोड होता है तो ये थोड़ा ना कि बड़ा कोड आपका इतने पे चलता नहीं है। तो वो कैसे मैनेज होता है? तो वो मैनेज करने के लिए गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन का एक कंसेप्ट है, उसके थ्रू मैनेज होता है। वो क्या है? तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली क्या करता है, तीसरा इसका काम है गार्बेज कलेक्शन करना। डॉटनेट में ऑटोमेटिकली होता है गार्बेज कलेक्शन। ये बेसिकली क्या करता है?
ये अपनी, जैसे आपका कोड रन हुआ तो कुछ चीजों को मेमोरी देगा। पहले जो जो चीजें आपकी जरूरत है, जैसे आपको हर टाइम पे सारे पेज, जैसे मेरी वेबसाइट में 50 पेज हैं, तो आपको हर टाइम पे 50 पेज की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। एक टाइम पे तो एक ही पेज खोलते हो ना आप। तो वो क्या करेगा, अलग अलग बेसिकली 3 स्पेस बना लेगा। यहां पे दिखाता हूं गार्बेज कलेक्शन क्या करता है। मान लो 3 स्पेस उसने बना लिया इसमें। अब इसे जनरेशन बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन की लैंग्वेज में इसे जनरेशन बोलते हैं। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। ठीक है। अब जनरेशन 1 में क्या है हुआ कि शुरू में जिसकी जरूरत पड़ती है, मान लो मेरे एप्लीकेशन में मुझे 5 इंटीजर लिए थे मैंने, 5 इंटीजर या 5 कुछ भी रिसोर्स लिए थे, उनकी जरूरत पड़ी थी। 1 2 3 4 ऐसे 5 चीजें थी। तो उनको पहले में उसने मेमोरी दी कि भाई 5 को मेमोरी दे दी। अब वो साइकिल चलाता है, देखता रहता है बार बार कि भाई ये सारे पांचों के पांचों यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे। मान लो ये 2 यूज नहीं हो रहे, अगली साइकिल में ये 3 यूज हो रहे हैं। तो जो यूज हो रहे हैं उन्हें जनरेशन 2 में भगा देता है और इनको हटा देता है। अब इसकी साइकिल अलग, यहां पे अलग चेक करता है, यहां पे अलग चेक करता है। ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेक होता है क्योंकि ये जनरेशन 1 पे ही है। जनरेशन 2 पे थोड़ा लेस फ्रीक्वेंटली चेक होता है, थोड़ा टाइम लगा के चेक करता है। पर यहां पे भी चेक करता है क्या अभी भी ये तीनों यूज हो रहे हैं। तो मान लो अब ये दोनों यूज नहीं हो रहे, खाली एक यूज हो रहा है, तो इनको हटा देगा और इसको जनरेशन 3 में पहुंचा देगा कि भाई ये बहुत यूज हो रहा है मेरी एप्लीकेशन में। फिर इस पे थोड़ी और लेस फ्रीक्वेंटली साइकिल चलती है, फिर यहां पे आके चेक करेगा, और जब लास्ट में यहां पे भी लग जाएगा कि अब एक का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसे भी हटा देगा। तो ऑन द स्पॉट आपको बहुत सारी मेमोरी खाली मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वो चेक करता रहता है भाई, जिसकी जरूरत होती है उसको रखता है, बाकी को डिलीट कर देता है मेमोरी से। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। अब पूरी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगी। ये काम आपको नहीं करना, ये डॉटनेट अपने आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको नहीं करना। जी सर। तो लेकिन पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं कि कैसे करता है गार्बेज कलेक्शन काम। तो आप बोलोगे सीएलआर का ही पार्ट होता है गार्बेज कलेक्शन, उसका काम है एक। अब वो कैसे करता है काम, वो 3 जनरेशन में डिवाइड कर लेता है अपने सिस्टम को। और वो पहले मेमोरी देता है फर्स्ट जनरेशन में, फिर चेक करेगा। हर जनरेशन की साइकिल अलग होती है, ये मत समझना कि एक ही साइकिल में पहले को भी चेक करेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी। पहले इसकी मान लो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, कि मतलब 2-2 मिनट में चेक करता रहेगा, हर 2-2 मिनट में कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं है जो यूज नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा तो हटा दो, इसे आगे पहुंचा दो। यहाँ पे थोड़ा और स्लो, यहाँ पे थोड़ा और स्लो, और लास्ट में सब डिलीट हो जाता है। क्योंकि मेमोरी असाइन तो आप करते हो, लेकिन डिलीट करने का कहीं कोड नहीं लिखा। ये देखो यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया कि भाई इंटीजर फर्स्ट नंबर में 150 सेव कर दे, पर कहीं डिलीट नहीं लिखा कि भाई करने के बाद डिलीट भी करनी है। डिलीट अपने आप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्शन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। ठीक है। और भी इसकी फैसिलिटी और भी है, एक एक दो और बता देता हूं। एक क्या है कि जैसे कोई एरर आ गई आपकी एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन में एरर हो गई आ गई, तो उस एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम तक बताना कि भाई ये एरर आई है, ये भी काम करता है। तो एरर मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, एरर हैंडलिंग। और भी कौन सी एरर? रन टाइम एरर। अभी आपको बताऊंगा रन टाइम एरर क्या होता है और कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। अभी नहीं बताऊंगा, मतलब जब वो कोर्स में आएगा तो पता लगेगा। बट मतलब रन टाइम एरर हैंडलिंग के भी काम आता है ये। क्लियर है? ये 4 अगर बता दोगे इंटरव्यू में तो पूरे बटे पूरे नंबर मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। ओके सर। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कल हमने जो पढ़ा था उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपने क्या क्वेश्चन किए थे? प्लस का मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस का अपने आप करना है। हाँ जी सर। सर वो किए थे मैंने। मुझे उसमें सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे आपने ये लिखा था ना इसमें कि जैसे ये लिखा था आपने इंटीजर फर्स्ट नंबर, करेक्ट। इंटीजर सेकंड नंबर, हम्म। ये तो सर आपने प्लस वाला करके दिखा दिया था। ठीक है। उसके बाद सर जो मैंने किया ना प्लस में माइनस में, तो मैंने जैसे सेम वर्ड डाला सर, फर्स्ट करेक्ट। वो नंबर सेकंड नंबर।
हाँ बहुत तो सही वो है। अगर इसने आप, लिया नहीं। हाँ देखो एरर दे देगा। ये क्यों नहीं ठीक लेता? है। क्योंकि अगर आपके घर में एक का नाम मोनू है और दूसरे का नाम भी मोनू रख दोगे तो, रखते जी हो सर। ऐसे कभी? ऐसा नहीं होता राइट, कि वरना मोनू को जी बुलाएंगे सर। तो कौन सा मोनू आएगा? हाँ जी। तो वही वाली बात है कि एक क्लास में एक नाम से दो नहीं रख सकते। तो आपको हमेशा हर वेरिएबल का नाम अलग रखना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में हम हर बच्चे का नाम अलग रखते हैं। अगर चारों तीन चार बच्चे हैं, चारों का नाम मोनू रख दिया। अब बुला रहे मोनू इधर आ, चारों भाग भाग के आ गए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हाँ जी सर। हाँ तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बस चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट कर दिया खाली, सेकंड नंबर की जगह हाँ सेकंड जी कर सर, दिया। मैंने फिर ऐसे ही किया था सर, चेंज करके। हाँ ठीक है। मतलब सही है, वो मैंने आपको बताया, कल क्लास में बताया नहीं था, बट ये होता है। मतलब वो है कि कल तो खाली बेसिक पढ़ा था हमने, धीरे धीरे हाँ जी समझ सर। बताऊंगा भी चीजें। अच्छा एक और, जब यही बात निकली है तो एक और बात समझ लो। अब यहाँ पे हाँ जी एक, सर। ये डॉटनेट जो है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब जी क्या सर। है? इंट फर्स्ट ऐसा लिखूं और इंट फर्स्ट ये लिखूं, तो ये दोनों एक ही बात नहीं है। ये फर्स्ट अलग है, ये फर्स्ट अलग वेरिएबल है। कि फर्स्ट जी को सर। फर्स्ट ही बोला जाएगा, मतलब एक। लेकिन जैसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उसमें चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात होती है। कि आपने लिखा जी सर। इसको है, और प्रिंट कराते वक्त आप अगर बड़ा कैपिटल भी लिख दोगे तो भी वो प्रिंट कर देगा। लेकिन डॉटनेट ऐसा नहीं है। डॉटनेट केस इनसेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिविटी को मैं मतलब एरर मानता है, बुरा मान जाता है। क्लियर? ठीक है। हाँ जी सर। चलो। अब अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई ये नंबर हम दे रहे हैं 150 और 200, उसने 350 रिटर्न कर दिया। बट ये तो जी सर। गलत बात हो गई ना। आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो और कहोगे भाई तुझे, तू चाहे कोई सा भी नंबर दे, मैं तो 100 और 150 का ही सम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? कि आप यूजर से पूछ रहे हो कि भाई तुम बताओ, तुम्हें कौन से नंबर का सम चाहिए, और जो यूजर बोले उसका सम करा के दिखाओ, तो बड़ी बात है। ये तो आपने अपने आप नंबर दे दिया। यूजर कुछ भी बोल सकता है ना, 5,000 50,000 का सम कर दो। आपने तो हाँ जी कह सर। दिया 2 नंबर दे दिए, ये गलत बात है। तो अब यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं वो हमें सीखना है। पहले आज की डेट डाल देते हैं, 4 अप्रैल 2024। ठीक है भाई। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए एक लाइन लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। बिल्कुल तमीज से बात करते हैं हम लोग यूजर से। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये बोल दिया आपने। बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं भी बोलूंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन बोल देना चाहिए थोड़ा। हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए, आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो। अब जो भी नंबर यूजर डायल करेगा वो यहाँ पे सेव कर लेना है हमें। कैसे सेव करेंगे? इंट फर्स्ट नंबर मान लो, ऐसे लिख दिया। देखो, अच्छा इससे पहले बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी कोड चाहते हो कि वो चले ना, वो रीड ना करे, हमारा डॉटनेट रन करते टाइम उसको रीड ना करे, तो उसे कमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट ठीक है करके सर। यहां पे क्लिक किया, कमेंट हो गया। और यहां पे क्लिक करूंगा तो दोबारा अनकमेंट हो जाएगा, दोबारा से डॉटनेट पढ़ने लग जाएगा उसे। और कमेंट का काम क्या होता है? मान लो आपने आपके पेज में ना बहुत सारे कोड लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो आप अगले दिन आओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे भाई कल क्या लिखा था, आज क्या लिखना है। तो थोड़ा थोड़ा हम कमेंट कर देते हैं, इस फंक्शन का मतलब क्या है, या फिर इसका पर्टिकुलर कोड का मतलब क्या है। कमेंटिंग कर देते हैं हम अपने कोड में, जिससे आपकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो अब आपने रीड करना है आपको जो भी कंसोल पे लिखा आएगा, क्योंकि यूजर कंसोल के थ्रू देगा ना। अभी तक इस एप्लीकेशन में सिर्फ कंसोल दिखेगा आपको, काली वाली स्क्रीन। कंसोल जब भी बोलूं मतलब समझ लेना काली वाली स्क्रीन। तो यूजर जो भी वहां पे देगा उससे रीड कर लेना है। रीड कैसे करते हैं आपको पता ही है, रीड लाइन। जी सर। राइट, कर लिया लेकिन ये भड़क गया, कह रहा है भाई मैं रीड नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने देगा? यहां पे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग क्या होता है? अभी तक मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक डाटा टाइप है
नेक्स्ट क्लास में डाटा टाइप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन समझ लो स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आप कोई भी, जैसे आपको टेक्स्ट सेव करना है तो स्ट्रिंग यूज करते हैं उसके लिए। तो दिस इज ए गुड क्लास लिख देता हूं। तो कोई भी टेक्स्ट अगर आपको सेव करना है तो वो स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप में करते हैं, और उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। अभी कल सारे जितने डाटा टाइप होते हैं सब उसकी क्लास होगी तो समझ में आएगा और ज्यादा क्लियर। लेकिन ये ठीक है सर। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, आप वहां पे कुछ भी लिख रहे हो, आप यूजर चाहे इंटीजर लिखे, चाहे और डाटा टाइप होते हैं बूलियन लिखे, या फिर स्ट्रिंग ही लिखे, वो रिटर्न हमेशा स्ट्रिंग ही करेगा, वो हमेशा स्ट्रिंग को ही वापस करेगा। तो अगर 10 को भी, अगर यूजर ने यहाँ पे मान लो 10 लिखा है ना, तो वो ऐसे 10 को ऐसे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग बना के। तो ये बुरा मान जा रहा है, कह रहा है भाई स्ट्रिंग है और तू मुझे नंबर में सेव करवा रहा है, और वो तो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को मैं कैसे पढ़ूं? तो आप कह रहे हो अच्छा स्ट्रिंग इंटीजर लेना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग है, क्योंकि आपको पता है कि यूजर से मैंने नंबर डालने के लिए बोला है तो नंबर को ही डालेगा, तो इसीलिए आप कन्वर्ट कर लोगे जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसे नंबर में, और फिर सेव कराओगे, बजाय कि डायरेक्टली सेव कराने के। अगर आप यूजर से कोई स्ट्रिंग ले रहे होते तब तो आप डायरेक्ट सेव करा सकते थे, लेकिन अगर नंबर ले रहे हो या कोई और डाटा टाइप ले रहे हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस डाटा टाइप में विद द हेल्प ऑफ इस ये कमांड से, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक नंबर और लेना है यूजर से। कन्वर्ट डॉट टू इंटू ये रीड कर रहा है, ठीक है, सेकंड नंबर आ गया। अब क्या करना है, अब तो सेम है, रीड करने की बड़ी बात थी, उसके बाद तो आपको फर्स्ट नंबर प्लस जो भी आप ऑपरेशन करा रहे हो, तो कंसोल डॉट राइट लाइन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, अच्छा आप देखो इसके अंदर भी, कंसोल के अंदर क्योंकि इंटीजर वो स्ट्रिंग ही लेता है, तो इसके अंदर भी देखो स्ट्रिंग ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि कंसोल जी सर। वापस भी स्ट्रिंग करता है और लेता भी स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग हो गई पूरी। अब इसके साथ मुझे क्या लगना है, लिखना है, रिजल्ट को भी प्रिंट कराना है। तो दो स्ट्रिंग को अगर मिला के प्रिंट कराना है तो बीच में प्लस लगाना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, कौन प्लस इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, कि दो स्ट्रिंग को मिला के लिख रहे हैं उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अगर नंबर के बीच में प्लस लगाओगे तब तो सम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाओगे, ये हालांकि नंबर है लेकिन वो पहला वाला ये स्ट्रिंग है तो इसे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों जुड़ के एक लाइन में आ जाएंगे, सामने दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर। मतलब दो चीजों को जोड़ना होगा तो बीच में सम लगा देना। नंबर को तो वो 10 प्लस 10 20 कर देगा, अब दो स्ट्रिंग को तो प्लस नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्लस तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हाँ जी। प्लस स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, कॉन्केटिनेट कर देता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिख देता है। जैसे श्रीकांत पांडे मेरा पूरा नाम है, तो श्रीकांत को लिखूंगा फिर प्लस, फिर दूसरा स्क्रीन में पांडे लिखूंगा तो श्रीकांत और पांडे साथ में लिखा आ जाएगा। बस जी हो गया सर। आपका काम, अब आपको रन करना है। देखो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। एक काम करते हैं, ऊपर वाला भी कमेंट कर देते हैं, ऊपर वाला भी हमें जरूरत नहीं है ना, वरना वो कंफ्यूज करेगा फालतू में। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, थोड़ा अजीब सा नंबर दे देते हैं। और सम आ गया, ये सम करोगे तो यही आएगा, कंप्यूटर पे कभी डाउट नहीं करने का, तो आप यही आएगा। तो आपने दो ठीक है नंबर सर। डाले और उसने सम आपको रिटर्न कर दिया। दोबारा करना हो तो दोबारा भी कर सकते हो। इस बार आसान ले लेते हैं। तो दोनों नंबर का बता दिया, सम ऑफ द टू नंबर इज 30। क्लियर है?
मेन इसमें समझने वाली क्या चीज थी कि कैसे यूजर से नंबर लेना है विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट रीड लाइन, यूजर से इनपुट लेना है। अभी तो आप नंबर ले रहे हो, कल को अगर स्ट्रिंग जी लेना हो सर। तो वो भी इसी तरीके से आप लोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जी सर। एक और टास्क करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं करते, यूजर से ये भी पूछते हैं कि भाई तुम ऑपरेशन भी बताओ कि कौन सा ऑपरेशन कराओगे। प्लस सम बोलोगे तो सम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बोलोगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बोलोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बोलोगे तो डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ऐसे ही होना चाहिए कि भाई उससे जी ऑपरेशन भी सर। पूछें, जो भी ऑपरेशन बोले वो हम करके दे दें। तो ठीक है, फिर से इसे यहाँ पे ले लेते हैं। इस बार क्या, अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप हर बार लिखना, क्योंकि मैं 13 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो मुझे ये सब रटा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता ओके हूं। आप सर। अभी सीख रहे हो, आप सीख रहे हो तो ठीक है आपको सर। जितना टाइप करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। जी। प्लीज एंटर द ऑपरेशन टू परफॉर्म। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब देखो इसमें ऑपरेशन क्या होगा, या तो सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का होगा, तो वो स्ट्रिंग होगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में यूजर या तो सम लिखेगा, या तो सब्ट्रैक्ट लिखेगा, या तो मल्टीप्लाई लिखेगा, या तो डिवाइड लिखेगा, या फिर कुछ अजीब सा लिख देगा, मान लो गलत लिख देगा। ये गलत लिखेगा तो बताना भी उसे कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेशन। क्लियर? तो हाँ ये जी सर। चीज तो क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो यहां पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये देखो कोई एरर नहीं आई। आप कह रहे हो ग्रीन लाइन तो आ रही है, ग्रीन से हमें टेंशन नहीं लेनी, ग्रीन वार्निंग होती है, कुछ वो कोडिंग की वार्निंग दे रहा है, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी, जब आगे आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों देता है, लेकिन इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ये सिंपल सेव कर देगा। और अब आपको क्या करना है कि भाई जो ऑपरेशन है उसके बेसिस पे आपको या तो प्लस करना है, या तो माइनस करना है, या तो डिवाइड करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, या फिर बोल देना भाई कि तुमने गलत ऑपरेशन टाइप किया है। तो ये लाइन यहां पे ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे लिख दूंगा तब तो वो चाहे कुछ भी करोगे, कोई भी ऑपरेशन डालेगा सम ही कर देगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत में रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। जब तक मेरा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है तब तक उसकी वैल्यू 0 ले ली मैंने। अब कंडीशन, यहां पे कंडीशन आती है कि हमें पता करना है कि यूजर सम लिखेगा, सब्ट्रैक्ट लिखेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। और जहां पे कंडीशन आती है वहां पे इफ का यूज होता है, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या है, एक तरीका है डॉट नेट में या सी शार्प लैंग्वेज में आपको कंडीशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्यों? अच्छा, कंडीशनल प्रॉब्लम क्यों बनाई गई? क्योंकि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपका जीवन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सड़क पे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, आप एंड में पहुंच गए। आप जब एक सड़क पे जाओगे तो चौराहा भी आएगा, आपको डिसीजन लेना होता है, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं, लेना होता है या नहीं लेना होता। हाँ जी सर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको शुरू में बताया था, रियल लाइफ से सारी कंसेप्ट रियल लाइफ से उठाए गए हैं। तो जिस इंसान को जिंदगी जीना आता है वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। तो क्योंकि वहां रियल लाइफ में कंडीशंस हैं तो यहां पे भी कंडीशंस आती हैं। और यहां पे कंडीशन कौन हैंडल करता है, इफ हैंडल करता है। तो इफ ऑपरेशन, देखो ये ऑपरेशन, यहां पे देखो सिंगल इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू इसे बोलते हैं असाइन, कि राइट हैंड वाले को जो भी वैल्यू लिखेगा यूजर ऑपरेशन में असाइन कर देंगे। अब इफ के अंदर देखना, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू क्या होता है, चेक करता है कि वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। तो इफ ऑपरेशन इक्वल टू सम, उसने चेक किया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा। ये सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखते हैं, यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट की जगह ऐसे लिखना चाहता हूं मैं, ऐसे क्यों नहीं लिखने देगा? तो क्योंकि इसके भगवान हम नहीं है, इसके भगवान डॉट नेट है, और डॉट नेट ने अगर बनाया है तो आपको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान किसी बच्चे को बनाता है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके 6 हाथ क्यों नहीं है, इसके 8 हाथ क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया है
तो उसका एक तरीका बनाया कि भाई 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंख, इसी तरह से होगा। तो उसी तरह से डॉटनेट ने ये रूल बनाया है। हम इसमें प्रोग्रामर है, हम उस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जहां पे भी सिंटैक्स की बात आए, इसे बोलते हैं सिंटैक्स, कि कैसे लिखा जाता है वो पर्टिकुलर। तो जहां पे सिंटैक्स की बात आए वो हमें फॉलो करनी ही करनी है। तो क्या हो गया, इफ ऑपरेशन इक्वल टू सम, तो क्या करना है हमें, रिजल्ट जो आपने लिया था, जो ऊपर पहले 0 था, अब दोबारा से इंट करके नहीं लेना। अब एक बार रिजल्ट इंटीजर का बन चुका है, अब बस रिजल्ट के अंदर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर सेव कर देना है। दोबारा से इसे बोलते हैं डिफाइन। अगर खाली इंट लिखा है इतना, इसका मतलब डिफाइन कर रहे हैं हम वेरिएबल, और इसका मतलब है असाइन कर रहे हैं वेरिएबल। यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सिंपल है, जैसे इंग्लिश में कि भाई यहाँ पे तो खाली डिफाइन किया है, अब एक बार डिफाइन हो गया तो दोबारा दोबारा डिफाइन नहीं करना। अब खाली इसमें वैल्यू असाइन करनी है कि भाई अगर ऑपरेशन की वैल्यू सम है तो आप रिजल्ट में दोनों का सम कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट है तो क्या करना है, एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब अगर इसकी जगह कुछ और है तो, एल्स इफ क्या हो गया हमारा, स्पेलिंग स्पेलिंग गलत लिख रही है क्या हमने, हाँ ऑपरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, मैं सही कर देता हूँ पहले स्पेलिंग। देखो OPAR लिख दिया, जी सर। ऑपरेशन ऐसा होता है। इफ ऑपरेशन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट देन रिजल्ट इक्वल टू, फिर तो वही सिंपल, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। अब एक और एल्स इफ आएगा, मल्टीप्लाई टू सेकंड नंबर। एक और एल्स इफ आएगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, आपको तो टाइप करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक अच्छा, है सर। सिंटैक्स में कितने भी एल्स इफ आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार इतने ही आएंगे। मान लो खाली 2 ही होता कि बताओ 5 नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है, या फिर 5 नंबर ओड है या इवन है, तो उसमें खाली 2 ही लगते, इफ और एल्स। अब इसमें 2 से ज्यादा है तो इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, और लास्ट में एल्स। कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो क्या, अगर उसने इसमें से कुछ भी टाइप नहीं किया तो क्या बोलना है मुझे, तो मुझे क्या बोलना है, कंसोल डॉट राइट लाइन यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेशन। क्लियर है, डाउट है इसमें कोई? ये सिंटैक्स होता है इफ एल्स का। जरूरी नहीं है कि एल्स इफ लगाना ही है, या जरूरी नहीं है कि एल्स लगाना ही है, खाली इफ भी आ सकता है, इफ के साथ एल्स आ सकता है, या इफ के साथ एल्स इफ और एल्स आ सकता है। एक्चुअली में इफ के साथ एल्स इफ भी आ सकता है, इफ के साथ एल्स इफ भी आ सकता है। मतलब खाली बस शुरुआत तो आपको इफ से करनी करनी है। अगर इसको कमेंट कर दिया मैंने तो अभी एरर देने लग जाएगा, कहेगा एल्स इफ का क्या मतलब है, पहले इफ तो लेके आओ। देखो यहीं पे एरर दे रहा है, तो पहले एटलीस्ट इफ तो रहेगा ही रहेगा, पर इफ के बाद एल्स इफ या एल्स लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगा। यहाँ पे हमें लगाना था तो हमने लगा दिया। क्या इस बात में, ये पूरा एक बार अपने आप से पढ़ के देखो, और देखो कुछ डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर ये इफ के बाद जैसे एल्स इफ आया है नीचे, हम्म। ये सब पता कैसे लगेगा हमें कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना? वो जैसे यहाँ पे क्या था कि आपको 4 ऑपरेशन देने हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ऑपरेशन में आपको कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, अभी हम सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड 4 कर रहे हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन जी ये सर। 4 ऑपरेशन करेगी, तो इसलिए 4 बार आ गए। अब इनके अलावा कोई दूसरा कुछ भी आ जाए,
तो उसे बोल दूंगा तुमने रॉन्ग ऑपरेशन किया है। तो अब इसके मतलब मैं यूजर पे डिपेंडेंट नहीं हूं। अगर यूजर ये 4 वैल्यू देगा तब तो ये प्रिंट कर दूंगा, वरना कुछ और कर दूंगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मान लो यूजर ने, आपके पास एक क्वेश्चन आया इंटरव्यू में कि आप बताओ कोई नंबर ओड है या इवन है, तो आप उसे दो से डिवाइड कर लोगे। अगर 0 आ गया तो इवन है, अदरवाइज ओड है। तो वहां पे क्या रहेगा, जी इफ सर। और एल्स रहेगा खाली। क्लियर? ठीक है सर। हाँ जी सर। चलो अब रन करके देखते हैं चल भी रहा है या खाली बात हो रही है हमारी। पहला लेते हैं 40, दूसरा लेते हैं 20, ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लाई। दोनों का रिजल्ट क्या आ गया? अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया ना, लिख दिया था सम ऑफ द टू नंबर, पर सम थोड़ा ना, ये तो मल्टीप्लाई है। तो इसको भी सही कर लेते हाँ हैं। जी सर। अब हमें बाहर प्रिंट करना था ना, तो इसको कैसे करेंगे देखो। ता को लिया, फिर प्लस कर दिया क्योंकि हमें जोड़ना है, ऑपरेशन लगा दिया, जो भी ऑपरेशन आपने डाला है, फिर जोड़ दिया दिया, फिर ये कर दिया और फिर ये कर दिया। तो दा के बीच में स्पेस भी डाल दिया, जिससे कि ऑपरेशन के साथ स्पेस रहे, और इसके बाद में भी स्पेस आए तो यहां पे भी स्पेस डाल दिया। क्या समझ में आया कैसे मैंने चेंज किया? क्योंकि ऑपरेशन के अंदर ही हम ले रहे हैं, देखो ऑपरेशन के अंदर ही सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड ले रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है, 40, 20, ये देखो मल्टीप्लाई, द मल्टीप्लाई ऑफ द टू नंबर इज 8000। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। एक गलत भी लेके देख लेते हैं, गलत टाइप करके। अच्छा पहले तो 34, 20, और फिर लेते हैं सम्स। सम्स कर देता हूँ, सम्स। तो यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ऑपरेशन, और द सम ऑफ द टू नंबर इज 0, क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशन किया ही नहीं, तो जो 0 का था 0 का 0 ही रह गया। जो 0 डिफाइन किया था वो 0 का 0 जी ही रह सर। गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। ठीक है। अगर अब यही ओड इवन वाला क्वेश्चन करना होगा तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं कि नंबर ओड है या इवन है। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा घर से, इसीलिए इफ एल्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। कम से कम नहीं तो 20 ठीक क्वेश्चन है आपको सर। करने हैं। अभी मैं 20 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, चेक करना है, चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, तो पहले तो वही करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर योर नंबर टू चेक। अब एंट में ले लिया नंबर, जो भी नंबर देगा वो इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब क्योंकि ये नंबर है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। यहां पे आ गए। अब इफ लिखा, अच्छा एक और शॉर्टकट है, इफ लिख के अगर तुम्हें सिंटेक्स लेके आना है तो टैब, 2 बार टैब दबा दो, तो अपने आप ही आ जाता है पूरा सिंटेक्स। ठीक है सर। ओ लेकिन पूरा सिंटेक्स नहीं आ रहा, इफ एल्स पूरा आ जाना चाहिए। चलो इतना ही आ रहा है, कोई नहीं। ये लिख लेना तुम। इफ, क्या करना है, मैं नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। हालांकि गलत लिखा है भी, मैं बताऊंगा क्यों गलत लिखा है, ये क्यों गलत है।
और एल्स, अरे क्या क्या लिखता है पूरा यार गलत, एल्स यहां पे लिख देंगे डैश इज ऑड नंबर। बट ये आपको सही आंसर नहीं देगा, बताओ क्यों, क्यों नहीं देगा? क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? गड़बड़ ये है बेसिकली कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, मान लो 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 5, मतलब न्यूमरेटर, जी सर। न्यूमरेटर आता है ना कि, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, क्या बोलते हैं उसे, क्वोशंट आता है, क्वोशंट या डिनोमिनेटर। क्वोशंट और रिमाइंडर होता है ना, जी सर। क्वोशंट आता है ना कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, परसेंटाइल। अगर रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटाइल का बटन दबाना पड़ेगा आपको, ये वाला। नंबर परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 होगा तब ये, तो परसेंटाइल क्या करेगा, ये जो भी रिमाइंडर होता है वो बता देगा, तो 0 आएगा रिमाइंडर यहाँ पे। अब सही है, समझ में आया? तो जहां पे रिमाइंडर निकालना हो वहां पे परसेंटाइल लगाना है, जहां पे डिवाइड करके क्वोशंट निकालना है वहां पे डिवाइड लगाना। अब तो सही है। 34 देख लेते हैं। 34 इज एन इवन नंबर, और यही रन करके देख लेते हैं हम। 34 99 देख लेते हैं। 99 इज एन ऑड नंबर। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब मान लो क्वेश्चन क्या आता है कि आपका इवन नंबर भी होना चाहिए और 5 5 का मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए। बात समझ रहे हो? कि या तो एक तो इवन नंबर हो, 10 20 30 40 हाँ ये जी हो, सर। और 5 का मल्टीप्लीकेशन भी हो। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 5 1 जा 5, 5 तो इवन नंबर नहीं है तो ये तो फॉल्स है। फिर 5 2 जा 10, 10 इवन नंबर है तो ये आना चाहिए। तो 10 डालेंगे तो आना चाहिए कि हाँ ये है, 15 डालेंगे तो नहीं आना चाहिए, 20 डालेंगे तो आना चाहिए। तो मतलब एक कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं करनी, यहाँ पे कितनी कंडीशन मैच करनी है, 2। एक तो कि भाई इवन नंबर हो, तो पहला तो यही हो गया। अब दूसरा, दो कंडीशन मैच करने के लिए बीच में एंड लगा देते हैं, इसे बोलते हैं एंड, लॉजिकल एंड। कि मतलब ये कंडीशन भी मैच कर भाई, और एक और कंडीशन मैच कर कि नंबर परसेंटाइल 5 इक्वल टू 0 ये भी हो, तब बोल कि ये इज एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 5, इज एन ऑड नंबर एंड नॉन डिविजिबल बाय 5। कुछ भी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, ये तो मैं खाली एंड बताने के बता रहा हूं। एंड क्या करता है, अपने इधर वाली कंडीशन को भी चेक करता है और इधर वाले की को भी करता है। जब दोनों मैच करते हैं तब वो अंदर जाएगा कंडीशन में, अदरवाइज दूसरी में चला जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है तो सर। 35 इज एन ऑड नंबर एंड नॉन डिविजिबल बाय 5। लेकिन यही चीज में 40 करता, शॉर्टकट की क्या है, F5 होता है रन करने के लिए। अगर ये मैं 40 डालता तो 40 इज एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप कितने भी एंड लगा सकते हो, एक एंड यहाँ पे लगा दिया, मान लो कोई और कंडीशन होगी तो यहाँ पे भी एंड लगा सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आएगा वो, जो मैं ठीक क्वेश्चन है दूंगा सर। होमवर्क उसमें आएगा। अब मान लो हमें क्या रिटर्न करना होता कि भाई या तो इवन नंबर हो या तो 3 का डिविजिबल हो, दोनों में से कुछ भी हो। मतलब 3 भी आ जाएगा तो चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 ना तो डिवाइड हो रहा है 3 से, और ना ही इवन नंबर है। बात सही है नहीं है? हाँ जी सर। तो ये था एंड। अब अगला बनाते हैं और वाला, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और का मतलब होता है या।
ठीक है, कमेंट कर दिया। अब इस बार क्या करना है, एंड की जगह और लगाना है, और ऐसे लगाते हैं, लिख देता हूं। लॉजिकल एंड जो होता है, लॉजिकल एंड को कैसे लिखते हैं, एंड और लॉजिकल और को कैसे लिखते हैं, और ऐसे। और में क्या करता है, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी भाई, चाहे ये वाली कंडीशन हो, तो ये इस वाले को प्रिंट करेगा, अदरवाइज आगे कंडीशन चेक करेगा। मतलब एल्स में चला जाएगा। यहाँ पे तो अगर एल्सिफ होता तो उनको भी चेक करता, पर यहाँ पे सीधा एल्स में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। एंड की जगह और आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ये लास्ट टॉपिक है आज का। वैसे हमने 9 डाला, तो कह रहा है 9 इज एन इवन नंबर और डिविजिबल बाय 3। 9 या तो इवन नंबर है और या डिविजिबल बाय 3 है। तो थोड़ा लिखने में वो अच्छे से नहीं लिखा। 9 इज आइदर एन इवन नंबर, आइदर लिख देते ना। जी सर। तो अब लिख लेते हैं 15। 15 इज आइदर, स्पेलिंग गलत हो गई कोई बात नहीं, एन इवन नंबर और डिविजिबल बाय 3। ठीक है सर। सिमिलरली अगर हम लेंगे 7, ये तो ना इवन नंबर है ना ही डिविजिबल होगा, दोनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं होगा। तो ये क्या गया, इज आइदर एन ऑड नंबर और नॉन डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन चेक करनी हो, तो बीच में मतलब अगर मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो आप लगा सकते हो इफ के अंदर। अब रिक्वायरमेंट जी क्या सर। है कि अगर दोनों जितनी कंडीशन मल्टीपल लगाई है सारी चेक करनी है, तो बीच में एंड यूज करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक करनी है तो और यूज करोगे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। तो वापस एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा सीएलआर के बारे में। सीएलआर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एक मैनेजर की तरह काम करता है डॉट नेट में, जो कि रन टाइम, जो कि अब आप एप्लीकेशन को रन करते हो तब एक्टिवेट होता है, उससे पहले सोता रहता है। इसके 4 मेन काम है, और भी काम है लेकिन 4 मेन मेन काम है। पहला तो ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है डॉट नेट और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, क्योंकि ये इसकी अलग लैंग्वेज होती है, इसकी अलग लैंग्वेज होती है। दूसरा, ये रन टाइम इन्वायरमेंट मैनेज करता है, जैसे रिसोर्सेज वगैरह जो कलर वलर इनकी जरूरत पड़ती है वो लेके आता है। तीसरा, गार्बेज कलेक्शन का काम करता है कि भाई कहीं मेमोरी जो कि अनयूज मेमोरी है उसे डिलीट कर देता है, जिससे कि एप्लीकेशन आपकी स्मूथली चलती रहे। चौथा, अगर कोई रन टाइम पे एरर वेरर आ गई उसको सॉल्व करने के काम करता है और बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई ये एरर आई है, आप यूजर को बता दो। उसके बाद हमने गार्बेज कलेक्शन का फंक्शन देख लिया कि भाई 3 जनरेशन होती है, एक एक करके काम करता है। पहली जनरेशन में सारा रहता है और बार बार साइकिल चला के चेक करता रहता है कि अगर पहली जनरेशन में उसे लगा कि ये यूज नहीं हो रहा उसे डिलीट कर देगा, जो हो रहे होंगे उसे सेकंड जनरेशन में पहुंचा देगा। फिर यहाँ पे अलग साइकिल चलेगी, यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा वही काम, और फिर उसे थर्ड में पहुंचा देगा अगर अभी भी यूज हो रहा होगा तो। फिर लास्ट में थर्ड के बाद तो बाहर ही चला जाता है। तो इसका साइकिल को क्या कहते हैं, बेसिकली इस प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। कौन करता है, सेला करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप करता है डॉट नेट में, हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि भाई कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट रीड लाइन। और कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हर बार अगर आपको कोई दूसरा डाटा टाइप में वैल्यू सेव करानी है, बजाय के इंटीजर मतलब स्ट्रिंग में। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हर बार हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जैसे रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो राइट लाइन भी स्ट्रिंग में ही डालता है डाटा। तो अगर दो स्ट्रिंग को मिलाना है प्लस, तो बीच में प्लस कर सकते हो आप। तो इसके अंदर प्लस कर दोगे तो दो आपस में मिलके एक साथ लिखा आ जाएगा। फिर हमने इफ एल्स और एल्स कंडीशन चेक की कि अगर कोई कंडीशनल ऑपरेशन हो
तो कैसे करते हैं, इफ एल्सिफ और एल्स की हेल्प से करते हैं। और लास्ट में हमने कहा कि भाई कंडीशन भी तो मल्टीपल हो सकती है, कि भाई ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तब ये काम हो। तो उसके लिए एंड लॉजिकल और ऑपरेटर आए हैं। एंड मतलब जिन दो कंडीशन के बीच में एंड लगेगा उसका मतलब दोनों ही ट्रू होना मैंडेटरी है, और जिन दो के बीच में और लगेगा दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो चल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई आज की क्लास? कोई इसमें क्वेश्चन या डाउट है? आगे सर ये तो समझ में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने सर एक प्रैक्टिस। डाउट है मुझे। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे ये विजुअल स्टूडियो में इसको रन कराते हैं ना प्रोग्राम को, ठीक है। तो सर ये जो वो आपने बताया था कंसोल, वो ब्लैक स्क्रीन आती है, हाँ जी। वो सर काफी टाइम लेती है उसमें आने में, सर उसका रीजन क्या है? तो आपकी रैम बहुत कम होगी, स्लो, आपकी मशीन थोड़ी स्लो होगी। कितनी रैम है आपकी मशीन में? सर 4 GB है। हाँ तो 4 GB थोड़ी कम है। और आप लेकिन फिर भी उसको क्लियर रखो, क्लियर रखो, जैसे कि आपकी डेस्कटॉप पे कुछ चीजें हटा दो, और कोशिश करो कि जी सर। क्लियर रहे। पर कोशिश करो कि बाद के लिए 8 GB तो कम से कम रैम ले लो। जी सर। हालांकि 4 GB से काम चल जाएगा, काम तो चल ठीक जाएगा, है लेकिन सर। सिर्फ काम चलेगा। जी जी। ठीक है। मेरा देखो, मेरी 16 GB ठीक है है, सर। तो मेरा एक सेकंड में आ गया। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी। तुम्हारा लेट आ रहा है तो इसका मतलब वो टाइम लग रहा है लोड होने में। आपका या तो रैम स्लो है, और दूसरी रैम के साथ साथ प्रोसेसिंग, क्योंकि रैम के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी काम करती है ना, कि कितनी आपकी जी स्ट्रांग सर। है मशीन। तो वो भी थोड़ा वीक होगी आपकी। पर ठीक है। ठीक और है कोई ठीक क्वेश्चन? है। नहीं सर आज। ठीक है, फिर मैं भी क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आपको घर से करके लाने जी हैं, कम सर। से कम 20 ओके सर। क्वेश्चन अप्लाई करना है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को सेम टाइम पे। ठीक है सर। और थैंक यू। चलो, बाय बाय, टेक केयर।